हेलो एवरीवन, चैंपियन स्कोर की टीम लेकर आ रही है अभ्यास 2025 सीरीज, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर लिखा जाता है, कम शब्दों में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, फ्लो चार्ट का यूज कैसे किया जाता है, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर को कैसे डील करना है, हमको पॉइंट वाइज लिखना है या कहीं सीधे पैराग्राफ में लिखना है, फ्लो चार्ट का कैसे यूज करना है, फिर साथ ही साथ प्रस्तावना या भूमिका, मेन बॉडी और कंक्लूजन कैसे डील करना है, ये सब कुछ। और साथ ही साथ अपना वैल्यू एडिशन जो हमारे समय समय पर न्यूज़पेपर में आती हैं, वैल्यू एडिशन मटेरियल आते हैं, उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना है हमको अपने मुख्य परीक्षा के आंसर्स में, ये सब हम डे बाय डे आपको सिखाएंगे। और याद रखें, ये मध्य प्रदेश में पहला एक ऐसा अभिनव प्रयास होगा जहां प्रतिदिन हम आपको लिख कर दिखाएंगे कि कैसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमारा कमिटमेंट है आपके लिए, और आपके भविष्य को कैसे सार्थक और सफल बनाए, ये हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको एक ना एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचा के दिखाएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अभ्यास 25 पर। जैसा कि नाम दिख रहा है, स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि 2 मार्कर का जब हमको क्वेश्चन लिखना है तो सर्वप्रथम पहली डिमांड ये होगी कि हम जब भी पेपर पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, मन में द्वंद्व ना रखें। होता क्या है, कभी कभी जब हम मुख्य परीक्षा देने जाते हैं तो एंजाइटी इस लेवल पर होती है कि हमको घबराहट में केवल स्टार्टअप इंडिया दिखता है और सीधे हम स्टार्टअप इंडिया लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और परिणाम जब आता है तो लगता है कि हम फेल हो गए। तो कारण क्या है? तो उस कारण में सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं। हमको बहुत केयरफुली, एक से नहीं, दो दो बार हमको बार बार करके अंडरलाइन करके पढ़ना है कि स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य। 2 मार्कर में जब भी आए तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि परिभाषा है तो पॉइंट्स में लिखना है, नहीं, परिभाषा को परिभाषा के रूप में लिखिए। अगर उद्देश्य पूछ रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखिए। किसी चीज का क्वेश्चन एक शब्द में मांगा जा रहा है, उसे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है, हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लिख के आना है। ठीक है, ये बहुत सीरियस लेवल पे किया गया एक प्रक्रम है जो आपको बड़ा केयरफुली ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। मध्य प्रदेश, भारत सरकार और ये जितना ये स्टार्टअप चीजें चल रही हैं, ये माहौल चल रहा है, सबका उद्देश्य क्या है? लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक, देश में या प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर का निर्माण करना। ठीक, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, फिर नवाचार को बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधि को तेज करना। देखिए, देश में स्टार्टअप संस्कृति का निर्माण करना, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना। जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, इनकम बढ़ेगी, तो वो कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो इकोनॉमी का जो पहिया है, साइकिल है, वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगी, और देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होगा? रोजगार भी प्राप्त होगा और इनकम का सोर्स भी जनरेट होगा। और धीरे धीरे जैसे ही ये इकोनॉमिक की एक्टिविटीज होना स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली देश की जीडीपी में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और स्टार्टअप कल्चर हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश था जहां पहले हम लोग ट्रेडिशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे, कृषि करना, ढर्रे, मतलब जो चीजें ट्रेडिशनल में चल रही है, ढर्रे में चल रही है, उसी को काम करना है। बट अब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, खासकर हमारी मध्य प्रदेश सरकार, जो आपने देखा हुआ है, रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, फिर अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, ये सब का उद्देश्य क्या है? ये सब चीजें, स्टार्टअप कल्चर, रोजगार, आर्थिक गतिविधि, नवाचार और उद्यमिता, इस सबको बढ़ावा देना। ठीक, और आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया का निर्माण कब हुआ है? आंसर दीजिए आप सभी लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? फिर से बता रहा हूं मैं, क्या समझते हैं। तो ये आपको पॉइंट वाइज नहीं, आप इसको लाइन वाइज में आंसर देने की कोशिश करें। ठीक, व्यवसायिक पर्यावरण क्या है? इन कौन सा एनवायरमेंट होगा? व्यवसाय वाला एनवायरमेंट। अगर कभी कभी आंसर नहीं बनता लिखते, ठीक, तो आप कुछ नहीं करना है, इसका संधि विच्छेद कर लो, व्यवसायिक पर्यावरण। ठीक, तो वे सभी कारक, कौन से? आंतरिक कारक और बाह्य कारक, जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप से भी, नकारात्मक रूप से, वो व्यवसायिक पर्यावरण कहलाएंगे। अगर बात किया जाए तो बाह्य कारक में कौन कौन से होंगे? सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, कानूनी मुद्दे, और आंतरिक कारक में प्रबंधन, मानव संसाधन इत्यादि। कैसे? अगर आपको जब एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी क्या, पुराना जब टाइम की बात करते हैं 1991 के पहले, तो बहुत सारी
कानूनी अड़चने थी, बहुत सारे एक्ट लगे हुए थे, एमआरटीपी एक्ट जो लगे हुए थे, जो कहीं ना कहीं उद्योग को लगाने की जगह उद्योग को बंद कराने में उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था। तो ये सब चीजें मुद्दे हैं जो व्यवसायिक पर्यावरण को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो व्यवसायिक पर्यावरण क्या है? वो आंतरिक एवं बाह्य कारक जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं व्यवसायिक पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमी को परिभाषित कीजिए। ठीक, वर्तमान में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक तौर पे, कानूनी तौर पे, सभी तौर पर कुछ ना कुछ उनके जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना एकमात्र उद्देश्य है, जिसमें एक उद्यम कल्चर जो है उसमें भी महिलाओं को शामिल करने के लिए बहुत से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। पढ़ते हैं, कौन सी महिला? वह महिला जो व्यापार में, 3 शब्द का गेम है ये पूरा का पूरा। जब भी ये क्वेश्चन आए महिला उद्यमी को परिभाषित कीजिए, तो वह महिला जो उद्योग को स्थापित करेगी, संचालित करेगी एवं उसका प्रबंधन करेगी, वो महिला उद्यमी कहलाएगी। साथ ही साथ जिसका व्यापार में जो हिस्सेदारी है वो 51% से अधिक होगी, वो महिला उद्यम कहलाएगी। क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो उसमें आंसर, कि वह महिला जो उद्योग को स्थापित करेगी, फिर संचालित करेगी और प्रबंधित करेगी। बस हमको कीवर्ड्स में लिखना है। महिला 3 पिलर होंगे, क्या करेगी? स्थापित, संचालित और अंतिम शब्द है क्या? प्रबंधित। अगर ये तीनों चीजें कर रही है तो वो महिला उद्यमी कहलाएगी। ठीक, और साथ ही साथ किसी भी व्यापार में क्या होगा? 51% से अधिक हिस्सेदारी रखती हैं तो वो महिला उद्यमी कहलाएंगी। हाल ही में बहुत फेमस नाम देखने को मिलेगा, फाल्गुनी नायर, नायका प्रोडक्ट की ऑनर है। ठीक, नायका प्रोडक्ट कौन सा है? आप यूट्यूब में बहुत सारी ऐड आती है नायका की, आपने बहुत अच्छे से उसको देखा होगा। ठीक, ये सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से, ये जो मैडम थी ये पहले बैंक में काम करती थे, फिर धीरे धीरे अचानक उन्होंने शिफ्ट हुआ कि नहीं हमें अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना है, और आज करीबन करीबन 2000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताओं में व्यवसाय पंजीकरण क्या है? जब भी आप उद्यम लगा रहे हैं तो कौन कौन सी वैधानिक आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी? अगेन फिर से पढ़िए, बहुत केयरफुल पढ़िए। नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताओं में व्यवसाय पंजीकरण क्या है? ठीक, कि जब भी हम व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन कौन सी हमें कानूनी छोटी छोटी जानकारी होना आवश्यक है। तो क्या है वैधानिक आवश्यकता? वह कानूनी प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी नए उद्यम को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ठीक, ताकि उसे वैध रूप से संचालित करने की अनुमति प्राप्त हो। जब भी आप उद्योग लगाते हैं तो उसे वैधानिकता की जरूरत पड़ती है, अथोराइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे शासन अथोराइज करती है। जब भी आप स्टार्टअप लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे जिला उद्योग केंद्र। ठीक, जिला उद्योग केंद्र से आपको परमिशन मिलेगी। फिर आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपका उद्योग जो है, उद्यम है, वो अगर खाद्य से जुड़ा हुआ है। फिर स्थानीय स्तर की नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इन तीनों सेगमेंट से, और भी जो गुमास्ता एक्ट है, इन सब से परमिशन लेने के बाद जब आपको वैधानिकता मिलेगी तब आप अपने उद्यम को चला पाएंगे और पंजीकरण कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के क्षेत्र में यूनिकॉर्न को परिभाषित कीजिए। फिर से देखिए शब्द दिख रहा है, परिभाषित कीजिए। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? वे कंपनियां जिनका मार्केट की वैल्यूएशन $1 बिलियन है। क्लियर है? ये आपको पता होगा, $1 बिलियन तकरीबन भारत के रुपए के हिसाब से 8600 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन होना चाहिए। वो कंपनी क्या कहलाएंगी? यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएंगे। अभी एजुकेशन में फिजिक्स वाला जो कंपनी है वो तेजी से ग्रो किया और उन्होंने यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं उसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। फिर से देखो, ऐसी निजी स्वामित्व वाली
अब इसको हम शब्दों के रूप में बोलें, ऐसे निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनियां जिनकी बाजार वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक है, यूनिकॉर्न कंपनियां कहलाती हैं। क्लियर? अगर आपको ये सब पूरा सेटअप याद नहीं करना तो केवल आपको याद रखना है मार्केट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 बिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि 14 अप्रैल को हम लेकर आ रहे हैं एक विशेष सेमिनार और लॉन्च कर रहे हैं एक फाउंडेशन बैच, जहां हमारे मेंटर रोशनी मैम, ज्वाइंट कलेक्टर धार, सुनील सर, मध्य प्रदेश वित्त सेवा, आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम को निकाला जाता है। साथ ही साथ आपको रणनीति बताई जाएगी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को कैसे डील करना है और अंतिम रूप से कैसे सफल होना है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हम पहली ऐसी कोचिंग होगी जो कि एक ही फीस में 2 मेंस, 1 प्रीलिम्स और इंटरव्यू का सेगमेंट आपको हम कमिटमेंट के साथ कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स तो आपको नोट डाउन कराएंगे, प्रिंटेड नोट्स का सेगमेंट भी देंगे। और पहली बार आपको हम बता रहे हैं, हम पहली बार हम देने जाएंगे आपको हैंड रिटन सिनॉप्सिस नोट्स, जो आपको हस्तलिखित फॉर्म में मिलेंगे। और जो कभी कभी क्या रहता है कि आपके पास शॉर्ट टाइम बचा रहता है आंसर राइटिंग करने के लिए या टेस्ट देने के लिए, तो 300 पन्ने के नोट्स को इजीली रिवाइज करना कठिन हो जाता है। हम आपको उसको 50 से 60 पन्ने में कन्वर्ट करके देंगे, जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाए। ठीक है? साथ ही डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। आपके मन में हमेशा द्वंद्व रहता है कि कैसे हमको क्लास करनी है, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करना है, सर हमारा मन नहीं लग रहा है, सर हमारा घर जाने का मन कर रहा है। तब आपको मेंटर आपको समझाएंगे कि कैसे अपने समय का यूटिलाइजेशन करना है और माता पिता द्वारा जो आपके सपने देखे गए हैं उसको कैसे पूरा करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, किताबों को कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चों के साथ हिंदी लिखने में समस्या जाती है, तो हम आपको हिंदी लिखना भी सिखाएंगे। अशुद्धियां को कैसे सुधार कर पाए वो भी करना सिखाएंगे। फिर हमारी डिजिटल क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जो रिकॉर्डेड होगी क्लासेस वो आपको 2 ईयर की वैधता भी हम प्रदान करेंगे। साथ ही हमारी क्लास की एक विशेषता ये भी है कि 60 से 70 सीटें रहेंगी, जिसमें हम 1-to-1 बच्चों पर डे बाय डे ट्रैकिंग करेंगे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे और उनको और उनके पेरेंट्स को जरूर बताएंगे कि आपकी बच्ची की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ठीक है? साथ ही साथ हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस वाली टेस्ट सीरीज, तो जरूर इसको आप ज्वाइन करें। ठीक? सीधे मुद्दे पे आते हैं फिर से। 7 मार्कर का क्वेश्चन, 7 मार्कर। अब जब भी प्रश्न आए तो हो सकता है कभी कभी आप इंट्रो दे पा रहे हो तो दीजिए, मगर फिर से मैं बोल रहा हूं, इंट्रो देने की अगर कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधे विशेषताएं पूछी जा रही, तो आप सीधे विशेषताएं लिखने के लिए एकदम स्वतंत्र है। आपको कारण पूछा जा रहा है तो सीधे आप कारण लिख सकते हैं। ठीक है? फिर से मार्केट में एक परसेप्शन ऐसा है कि हमको इंट्रो लिखना कंपलसरी है, तो कंपलसरी नहीं है, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपके उत्तर को कितने अच्छे से डील कर पा रहे हैं। ठीक है? तो जन प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को बताइए। अब ये आंसर हम आपको दिखाना चाह रहे थे, इसलिए 1 से 2 लाइनों में हमने आपको इंट्रो दिया। ठीक? और चुनौतियां लिखी। तो जन प्रबंधन क्या है ये आपको मैं बता दूं, पेपर 4 पार्ट बी का एक सेगमेंट है, जहां जन प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां एक क्वेश्चन के रूप में आपको, या एक टॉपिक के रूप में आपको मिलेगा। हमने उसका क्वेश्चन बनाया और आपको सबसे पहले 2 लाइनों में हमने समझाने की कोशिश की कि जन प्रबंधन क्या है। जब भी आप कोई इंस्टीट्यूशन रन करेंगे तो उनमें इंस्टीट्यूशन एक अपने आप में बहुत कुछ नहीं है, जब कई लोगों से मिलकर एक संगठन बनता है तब वो बहुत अच्छा संगठन कहला पाता है। और ये बहुत सारे जो लोग हैं यही लोग हैं जिन्हें जन बोला गया, और इनको ही हमें मैनेज करना है, इसी को बोला गया जन प्रबंधन। जन प्रबंधन एक प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के व्यवहार, उसके प्रदर्शन, उसकी प्रेरणा और संतुष्टि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। प्रत्येक संगठन में अलग अलग काबिलियत के लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग मनोवृत्ति के लोग होते हैं। तो समय समय पर उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग हमें उनसे काम करवाना है। ठीक है? उन्हें मैनेज करना है और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनसे क्या करना है, उन्हें और भी प्रोत्साहित करना है काम करने के लिए। ठीक? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जन प्रबंधन क्या है? एक प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और मैनेजमेंट वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य क्या करना है, कर्मचारियों के व्यवहार को, उसके प्रदर्शन को,
समय समय पर प्रेरणा और संतुष्टि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। ठीक, सीधे पूछा गया है कि चुनौतियां बताइए, तो एक नजर देखिए, सबसे पहले आप एक नजर देख लीजिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। प्रशासनिक चुनौती, आर्थिक चुनौती, सामाजिक चुनौती, तकनीकी चुनौती और राजनीतिक चुनौती। आप जब भी एक इंस्टीट्यूशन रन करेंगे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो सबसे बड़ी एक समस्या देखने को मिलती है प्रशासनिक चुनौती। क्या? लाल फीताशाही, नियम बहुत सारे हैं। जब आप मूल निवासी बनवाने जा रहे हो तो आपको फील होता होगा कि मूल निवासी जो 10 मिनट का काम था 15-15, 20-20 दिन लग जा रहे हैं। नियम कानून बहुत सारे हैं, ठीक है, और नियम है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, और जितने मानव संसाधन है वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे। फिर यही सी चीजें लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार के रूप में, पारदर्शिता के अभाव के रूप में आपको देखने को मिलती है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगला पॉइंट आर्थिक चुनौती है। संगठन के संसाधनों का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, कर्मचारियों को समय पर चीजें, सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो ये भी चैलेंजेस हैं। वेतन, आर्थिक अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत तेजी से कि इसका प्रमोशन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, हमें इंक्रीमेंट नहीं मिला, ये सब चीजें इन चुनौतियों में आती है। अगला सामाजिक चुनौतियां, संस्कृति, जनसांख्यिकी, लैंगिक संबंधी। अब कुछ हो सकता है कुछ लोग किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में साउथ से आ रहे हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, कुछ राजस्थान से आ रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन में कल्चर वाइज डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे? लोग अलग अलग संस्कृति से हैं तो उनका खान पान, रहन सहन अलग होगा, ये भी एक चुनौतियों के रूप में देखने को मिलती है, तो लोग मैनेज नहीं कर पाते। फिर लैंगिक संबंधी चुनौती कि लोग महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने से हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये काम पुरुषों का है, डिसीजन लेने का काम पुरुषों का है, और ये सबसे ज्यादा गलत मनोवृत्तियों में से एक है। महिलाओं को उनकी इक्वलिटी प्रदान करना कानूनी उनका क्या है, अधिकार है। ठीक, अगला सामाजिक चुनौती के बाद तकनीकी चुनौती। अब आप ये फील करते होंगे कि जैसे जैसे इन 5 वर्षों के पहले और 5 वर्षों के बाद भारत में अचानक तकनीकी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ। लोग प्रिपेयर ही नहीं थे कोविड के बाद कि इतनी तेजी से तकनीक हमारे जिंदगी में बहुत तेजी से आ जाएगी, मगर धीरे धीरे लोगों ने तकनीकी को स्वीकार किया। मगर कुछ संस्थानों में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देख रहे होंगे लोगों से कंप्यूटर चलाते नहीं बन रहा है, लोगों से स्कैन करते नहीं बन रहा है, ईमेल करते नहीं बन रहा, और ये सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है। और ई गवर्नेंस तो भारत सरकार ने लागू कर दिया, मगर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ऊपर से तो चीजें लागू हैं बट जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी हैं उनसे चीजें नहीं बन रही। तो अब समय समय पर सरकार प्रशिक्षण देकर उनको कोशिश कर रही कि वो तेजी से इस चीज को सीख पाए। राजनीतिक चुनौतियां, बहुत सारे कानून आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन आ रहे हैं, लोगों अपनों क्या क्या कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी यूनियन बनाकर अपनी मांग करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उस मांग के चक्कर में हो क्या रहा है, इंस्टीट्यूशन तेजी से रन नहीं हो पा रहे हैं। आपको याद आ रही होगी पुराने पिक्चर अमिताभ बच्चन की, जब वो यूनियन बनाकर अपनी मांग के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने धरना देने बैठ जाते थे, याद है। फिर उसमें नेगोशिएशन होता था, नेगोशिएट होने के बाद फिर जितने श्रमिक थे अपने काम पे लौटते थे। मगर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट सरकार पे पड़ता है और उस संस्थान पे पड़ता है, उसे लॉस झेलना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हमको बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट पे उतरना है कि इसकी स्वीकृति कब प्रदान हुई, तो 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति जी द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें अधिनियम में क्या क्या चीजें, 79 खंड है और 11 अध्याय हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये 3 सेक्टर में है। इनिशियल में जैसे पीएम, सीएम और डीएम, ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, 3 सेगमेंट में बांटोगे तो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ये लागू है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया और गठन जो हुआ उसमें पीएम साहब इसके हेड होंगे। राज्य स्तर और जिला स्तर पे भी प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसमें सीएम साहब और डीएम साहब इसके हेड होंगे। आपने कोविड का ड्यूरेशन देखा होगा जिसमें पीएम साहब द्वारा डायरेक्शन दिया जाता था कोविड के टाइम पीरियड में, और जिसका क्रियान्वयन सीएम साहब के द्वारा और अंतिम रूप से जिला के जिलाधिकारियों के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जा रहा था। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास के लिए सरकारी अधिकार देना इस एक्ट के थ्रू, इस अधिनियम के थ्रू प्राप्त हुए।
फिर आपने इसका महत्व देखा, कोविड की ड्यूरेशन में, बाढ़ के ड्यूरेशन में भूकंप आ जाता है तो इंस्टेंट लेवल पे जो कार्यवाही कर पा रहा है वो इस एक्ट के थ्रू तेजी से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही इससे क्या हुआ, जोखिम का न्यूनीकरण हुआ और आपदा के पूर्व हमने तैयारी पहले से ही कर रखी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब भी आपदा प्रबंधन का एग्जाम्पल आपके पास पूछा जाए तो सीधे आपको एग्जाम्पल देना है उड़ीसा का। जो डिजास्टर मैनेजमेंट उड़ीसा का है वो किसी भारत के किसी राज्यों में नहीं है। तो एक बार अगर आपको समय मिले तो इंटरनेट पर जरूर सर्च कीजिएगा उड़ीसा के किसका डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, उसकी सीमाएं, थोड़ा सीमाएं देखने को आंशिक रूप से देखने को मिलती है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो राज्यों से नहीं पूछा जा रहा है। ये कुछ राज्यों में ये थोड़ी सी ये बात, ये परेशानी देखने को जरूर मिली थी कि हमसे डिसीजन नहीं पूछा जाता, सीधे केंद्र द्वारा हमको सीधे आदेश दे दिया जाता है कि इस काम को आपको करना है और हमें मजबूरी वश किया जाता है, क्योंकि हर राज्य की कंडीशन अलग है, केंद्र का सोचना अलग है, राज्यों की कंडीशन अलग है। कायदे से दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन के साथ हो तो वो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। फिर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में चुनौती, जो हमने अभी डिस्कस किया कि केंद्र में बंद एसी कमरे में चीजों को सोचना और ग्राउंड की रियलिटी में बहुत डिफरेंस है, और यही डिफरेंस की खामी को हमें भरना है, हमें नहीं भरना है, केंद्र स्तर पर भरना है। राज्यों के भी जो सचिव हैं और मंत्रीगण हैं उनको आपस में डील करना है और उसके बाद चीजों को करें तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से चीजों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये है 10 मार्कर। 10 मार्कर जिसकी शब्द सीमा है 200 शब्द। तो 200 शब्द को 200 शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिखा तो आपका पेपर 100% छूट जाएगा। कोशिश करना है 160 शब्दों में, 150 शब्दों में इस क्वेश्चन को डील करना है। क्लियर है? अब इसका तरीका क्या हो सकता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 10 मार्कर, तो सबसे पहले भूमिका लिखनी है आपको। भूमिका होगी 3 से 4 लाइन में। ठीक, कौन है, क्या है, इसके पीछे विशेषता क्या है, छोटी छोटी चीजें। फिर मेन बॉडी, ठीक, भूमिका के बाद मेन पार्ट लिखना है आपको। मेन पार्ट हो सकता है फ्लो चार्ट बना के आप इसको पहले से बता दो। अब आपके मन में हो रहा है सर कि फ्लो चार्ट बनाना अनिवार्य क्यों है, तो एक विशेषता ये है इस फ्लो चार्ट की, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक फ्लो चार्ट 50 शब्दों के बराबर होता है। और ये फ्लो चार्ट आपको बताने की कोशिश करता है कि एग्जामिनर को बताने की कोशिश करता है कि ये आने वाला टाइम पीरियड में मैं ये करने जा रहा हूं, ये मेरे बुलेट पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। और चित्र के द्वारा जब चीजों को आप बता देते हो तो चीजें समझना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए एग्जामिनर 1500 कॉपी, 2000 कॉपी कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं और एक ही टाइप की चीजें चेक कर रहे हैं, तो उनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। और अगर ये वेरिएशन आपने दिखा दिया, कीवर्ड्स में चीजों को दिखा दी, तो आपकी कॉपी अन्य कॉपी से कुछ अलग हटके दिखेगी। ठीक, तो उद्यमिता क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। भारत में उद्यमिता विकास के पिछड़ेपन के क्या कारण है? ठीक, इसके विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थानों का उल्लेख करिए। तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। उद्यमिता विकास क्या है, पिछड़ेपन के कारण बता दीजिए, और इसको बढ़ावा देने वाले संस्थानों के नाम। सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। उद्यमिता क्या है? जब भी उद्यम और व्यवसाय, जो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, हमने अभी क्लास में डिस्कस किया था, कल ही बच्चों से मैं डिस्कस कर रहा था, उद्यम और व्यवसाय में अंतर केवल एक ही चीज का है, वो है इनोवेशन का। व्यवसाय क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसमें इनोवेशन का अभाव होता है। और उद्यम में क्या है? जब भी कोई व्यक्ति कुछ नए अनोखेपन के आइडिया के साथ वो मार्केट में उतरता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या नया उद्यम स्टार्ट करता है, तब वो क्या कहलाता है? स्टार्टअप कहलाता है। ठीक है, तो उद्यम क्या है? व्यवसाय में विभिन्न जोखिम वहन करना, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेना, सामाजिक नवप्रवर्तन करना और गतिशील नेतृत्व प्रदान करना की योग्यता कहलाती है क्या? उद्यमिता। ठीक, उद्यमिता विकास क्या है? जब भी आप उद्यम लगाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? उद्यम लगाएंगे तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? जोखिम की। आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जोखिम लेना। फिर जोखिम लेने के बाद क्या है? निर्णय नहीं लिया, रिस्क लिया, फिर आपने डिसीजन लिया। डिसीजन के बाद क्या करना है? कुछ नव प्रवर्तन करना है। अब नव प्रवर्तन से क्या आशय है? कुछ अनोखा विचार, नया आइडिया, ये सब नव प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। और गतिशील नेतृत्व, जब भी आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं
तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, तभी तो चीजें बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होती हैं, प्रभावशाली तरीके से चीजें धरातल पे देखने को मिलती हैं। तो सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। उद्यमिता व्यवसाय क्या है? उद्यमिता व्यवसाय में विभिन्न जोखिमों को वहन करने, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेने, सामाजिक नवप्रवर्तन करने तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है, जिसे उद्यमिता बोला गया। क्लियर है? सीधे हम जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम फ्लो चार्ट में बता देते हैं कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो पिछड़ेपन के कुछ कारण ये है, हो सकता है कि ये कारण कम हो, आपके पास और भी आइडिया आ सकता है। ये कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, आपके पास भी बहुत सारा टैलेंट है, अपना नए आइडिया के साथ और भी पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बस मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, असली शक्ति आप ही है। ठीक, आप सोए हुए हनुमान जी हैं, मैं एक क्या हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सोए हुए हनुमान जियों को उठा दो। ठीक, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बस आपको बस अपनी शक्तियों को जानने की कोशिश करना है, रिवाइज करने की कोशिश करना है। ठीक है, सीधे आइए। भारत में पिछड़ेपन के कारण क्या है? कुशल प्रबंधन का अभाव, पूंजी की समस्या, व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का अभाव, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, कर और सरकारी नीति। कैसे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूंजी की समस्या। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों के पास आइडिया तो है बट पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहे। ठीक, फिर सबसे बड़ी बात, लोगों के पास व्यवसायिक शिक्षा नहीं है, उन्हें कौशल युक्त बनाना अब धीरे धीरे भारत सरकार ने चालू कर दिया, बट पहले लोगों के पास कौशल नहीं था, उनके पास स्किल ही नहीं थी कि कैसे स्टार्टअप करना है। जैसे हमें दोना पत्तल की एक स्टार्टअप चालू करना है, तो कैसे चीज़ों को करेंगे, मशीन कहाँ से एक्वायर करेंगे, कहाँ से लेबर लाएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, हमको यही नहीं पता था। ठीक है, फिर हमको समय समय पर ट्रेनिंग का अभाव, ये सबसे पिछड़ेपन का आधार है। फिर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं मगर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं जो क्या कर रही हैं, छोटे छोटे व्यवसाय को उठने का मौका ही नहीं दे रही हैं। ठीक, बट अब धीरे धीरे कल्चर चेंज हुआ है। अब ऑनलाइन के सेगमेंट ने, यूट्यूब ने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, जो घर बैठे हम छोटा छोटा काम कर सकते हैं। और हमको अपनी वेबसाइट प्रिपेयर करनी है, एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, या अमेजोन से या जो फ्लिपकार्ट से चीज़ों को अटैच कर लेनी है, उसके बाद घर बैठे हमारे पास वो आएगी, क्या ऑर्डर आएंगे और हमको डिलीवरी पहुंचा देनी है। ठीक, सरकारी नीतियां, बहुत सारी सरकारी नीतियां थी जो लोगों को व्यवसाय करने से रोक देती थी। कैसे रोकने से तात्पर्य क्या है? आपको पर्यावरण लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंड एक्विजिशन की परमिशन लेनी पड़ेगी, तरह तरह की समस्या देखने को मिल रही थी। और इसकी वजह से इंसान व्यवसाय करने के पहले इन सब समस्याओं से उसको फेस करना पड़ता था, और उसकी वजह से वो मानसिक रूप से थक जाता था, और वो अपने व्यवसाय के जितने विचार आते थे उसको वो छोड़ के आगे बढ़ जाता था। ठीक, कर और व्यय की अधिकता, बहुत सारे इतने टैक्स लगे हुए हैं, हर स्टेज में टैक्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उद्यमी का जो एक मोटिवेशन था वो धराशायी हो जाता था। ठीक, अब सरकार क्या कोशिश कर रही है कि भैया आप अपना स्टार्टअप चालू करिए, 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप केवल ग्रो करिए, 3 वर्ष के बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखकर हम धीरे धीरे इनिशियल लेवल पे आपका टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसी को हमने शब्दों में लिखने की कोशिश की। पूंजीगत साधनों का अभाव, अपर्याप्तता, व्यवसायिक उपक्रमों में कार्यशील पूंजी को दोषपूर्ण व्यवस्था, ये सब चीजें वही थी जो मैंने शब्दों के रूप में आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको ये पॉइंट्स जो लिख दिए हैं मैंने, बट क्या करना है, इन पॉइंट को अगेन फिर से लिखने की जरूरत नहीं कि लिखना है फिर अंडरलाइन करना है। ये अगर आपको सीधे ये लिखा है पॉइंट और सीधे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगला, इनको पॉइंट्स में करने के बाद सीधे क्या करना है, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से संस्थान है। तो बस संस्थान, ये रटने वाली चीज है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद करना जरूरी है। तो क्या है, उद्यमिता विकास की कौन कौन से संस्थान है, देख लो भैया। पहला, उद्यमिता विकास संस्थान 1983 में स्थापना हुई। ठीक, ये कहां है, ये आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका जरूर आंसर दें। ठीक, 1983 में किसने चालू किया था? डॉक्टर बीजी पटेल ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि उद्यमिता विकास संस्थान
कहां अवस्थित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। फिर लघु उद्योग विकास संगठन, स्थापना 1973। छोटे छोटे उद्योग है उनको लगाने के लिए, उनको परमिशन देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना हुई। फिर प्रबंधन विकास संस्थान 1973, उद्योग में प्रबंधकीय, जैसा नाम लिखा है प्रबंधकीय विकास संस्थान, तो उद्योगों में कैसे प्रबंधन किया जाता है ये सब ट्रेनिंग देने का काम इस संस्थान का है। फिर अगला है उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान। ये सीधे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स में रट लेना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संगठन। फिर भारतीय निवेश केंद्र, वो आपको बताएगा कि कैसे हमको कहाँ कहाँ निवेश करना है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, ये सब चीजें हमको देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर है भारतीय उद्यमिता संस्थान, ये गुवाहाटी में, ठीक। इसमें और इसमें कितना अंतर है, ये विकास है और ये उद्यमिता संस्थान है। 1953 में इसकी स्थापना हुई गुवाहाटी में। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ठीक, 1955। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन देखिए क्या, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है उद्यमिता के बहुआयामी महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा उद्यमिता विकास की दिशा में लगातार अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। या आप कुछ अपने तरीके से भी कंक्लूजन आप बना सकते हैं, ठीक। और याद रखिए जब भी आप निष्कर्ष लिखें तो सकारात्मक लिखना है, ठीक है। आप में नेगेटिविटी का भाव नहीं दिखना चाहिए। कुछ या आगे की राहें करके कर सकते हैं। आगे की राहें क्या हो सकता है, शासन के कुछ अच्छे कदम है उसको बनाते हुए, उनको उल्लेख करते हुए आपको अपने निष्कर्ष को डन कर देना है, ठीक। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को हम चैंपियन स्क्वायर विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के सामने हमारा ऑफिस है, वहां सेमिनार लेना ना भूलें। एक बार जरूर आए और परखें अन्य कोचिंगों से इस नए कोचिंग को, कि कैसे अन्य कोचिंग से हमारा संस्थान अलग है, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।